हेलो व्यूअर्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ी आईएएस में। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारत का संविधान, संविधान का निर्वचन और भारत में विभिन्न प्रकार के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। यह राजनीति विज्ञान से संबंधित पहली क्लास है। उम्मीद है आपको यह क्लास बेहद पसंद आएगी। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। संविधान प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार के दस्तावेज होते हैं। और जिनमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान पाए जाते हैं। ये वो प्रावधान होते हैं जिनके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी प्रावधान किसी देश की शासन व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाते हैं। शासन संविधान एक प्रकार के दस्तावेज होते हैं, ऐसे दस्तावेज जिनमें कुछ प्रावधान होते हैं और ये ऐसे प्रावधान होते हैं जिनके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। देश का शासन चलाया जाता है। और संविधान को देश की सर्वोच्च विधि भी कहते हैं। सर्वोच्च विधि संविधान को देश की सर्वोच्च विधि भी कहा जाता है। और संविधान को देश का मानचित्र भी, शक्ति का मानचित्र भी कहा जाता है। संविधान को शक्ति का मानचित्र भी कहा जाता है। अब हमें ये समझना है क्यों सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है और क्यों शक्ति का मानचित्र कहा जाता है। सर्वोच्च शक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी देश में अगर संविधान है तो वहाँ पर उस संविधान के जो प्रावधान है उसी के द्वारा देश की शासन व्यवस्था चलती है। इसलिए संविधान को देश की सर्वोच्च विधि कहा जाता है। वहीं हम अगर बात करें संविधान को शक्ति का मानचित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि शक्ति का मानचित्र से तात्पर्य यह है, इसमें शक्ति का सीमांकन किया जाता है। शक्ति का सीमांकन किया जाता है, जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में शक्तियों को बांटा जाता है। सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनमें शक्तियों का सीमांकन किया जाता है। क्योंकि कार्यपालिका की अपनी कुछ शक्तियां हैं, विधायिका की अपनी कुछ शक्तियां हैं, वहीं न्यायपालिका की अपनी कुछ शक्तियां हैं। विधायिका यह विधि निर्माण में सहायक होता है। यानी किसी भी विधि को बनाने में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं कार्यपालिका उस विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का पालन करती है। और न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका के किए गए कार्यों पर अपनी निगरानी रखती है और नागरिकों को न्याय तक उसको पहुंचाती है, नागरिकों को न्याय दिलाती है। ठीक है। शक्ति का मानचित्र से एक तात्पर्य यह भी है कि इसके द्वारा केंद्र तथा राज्य की शक्तियों का निर्धारण भी किया जाता है। केंद्र और
केंद्र और राज्य की शक्तियों का निर्धारण भी इसी के माध्यम से किया जाता है। साथ ही नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण भी संविधान के द्वारा ही होता है। नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण भी संविधान के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए संविधान को शक्ति का मानचित्र कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। संविधान मुख्यतः दो प्रकार का होता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान। क्या होता है? लिखित संविधान। और एक होता है अलिखित संविधान। संविधान के दो प्रकार होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान उस संविधान को कहा जाता है जहां पर अधिकांश हिस्सा संहिताबद्ध होता है, यानी लिखा हुआ होता है। संहिताबद्ध होता है, उसे लिखित संविधान कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर दस्तावेज के रूप में लिखित संविधान होता है। दस्तावेज लिखित होता है। लिखित, इसमें देश में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई जाएगी वह हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है। इसे ही लिखित संविधान कहा जाता है। अगर हम बात करें लिखित संविधान कहाँ है, एक अपने देश प्यारे भारत में लिखित संविधान है। इंडिया और भारत में, हमारे देश में भारत और एक भारत में है, दूसरा कहाँ है बताएं आप? दूसरा है अमेरिका में, यूएसए। लिखित संविधान, ठीक है। और अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान जिसमें अधिकांश जो हिस्सा होता है वह एक परंपराओं के आधार पर होता है। परंपराओं, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो सदियों से चली आ रही होती हैं और लोग या देश के लोग उन परंपराओं के आधार पर ही वहाँ के शासन व्यवस्था में चलते हैं, ठीक है। परंपराओं में अगर देखें कि कहाँ पर ऐसी परंपराएं हैं जहाँ उसे एक संविधान का रूप दिया गया है, उसका एक बढ़िया उदाहरण है ब्रिटेन में अलिखित संविधान पाया जाता है। तो हमारे देश में है लिखित संविधान। कौन सा संविधान है? लिखित संविधान है। अब हमें यह समझना होगा कि हमारे देश में संविधान को कब लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को लागू किया गया था और इसे अंगीकृत स्वीकार किया गया था, ठीक है। आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब हम पढ़ेंगे संविधान का निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन। इसका तात्पर्य क्या है? संविधान का निर्वचन का तात्पर्य यह है कि संविधान जो है एक प्रकार का दस्तावेज है और संविधान में जो दस्तावेज है उनको किस प्रकार से अरेंज किया गया है, इसका सीधा सा तात्पर्य यही है, ठीक है। सर्वप्रथम संविधान के अंतर्गत जो एक पूरा ग्रंथ होता है, जिसको कह सकते हैं हम ग्रंथ कह सकते हैं, यानी दस्तावेज कह सकते हैं, उसमें उसे हम संविधान बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संविधान जो एक पुस्तक के रूप में है उसे हम संविधान बोलते हैं।
संविधान के अंतर्गत संविधान को बांटा गया है भागों में, यानी पार्ट्स में, भाग, ठीक है, पार्ट्स में बांटा गया है। जो भाग हैं, भाग को अध्याय में बांटा गया है, अध्याय यानी चैप्टर में, चैप्टर में बांटा गया है भाग को। और जो ये भाग हैं, भाग बटे हैं अनुच्छेदों में, भाग बटे हैं अनुच्छेदों में, जिसको आर्टिकल कहा जाता है, आर्टिकल, ठीक है। और जो ये आर्टिकल हैं, आर्टिकल बटे हैं आपके खंड में। किस में बटे हैं? खंड में, खंड, जिसको कहा जाता है क्लॉज, क्लॉज। और जो ये खंड हैं, खंड बटे हैं आपके उपखंड में, उपखंड में, जिसको बोला जाता है सब क्लॉज, सब क्लॉज। और ये सभी मिलके, ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं एक संविधान, ठीक है, संविधान, जो एक दस्तावेज होता है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है, शासन, ठीक है। इसे बोलते हैं संविधान का निर्वचन। समझ गए? संविधान का निर्वचन से तात्पर्य क्या है? संविधान है जो हमारी एक दस्तावेज है, एक बुक फॉर्म में है, जो उसको बांटा गया है भागों में, यानी उसके अलग अलग भाग हैं। और भाग के अंतर्गत एक भाग में अध्याय आते हैं। एक भाग है तो 22 भाग हैं जैसे, तो एक भाग के अंतर्गत क्या आएगा? अध्याय आएंगे, उनको बोला जाता है चैप्टर। जो चैप्टर होंगे, चैप्टर्स के अंदर आते हैं अनुच्छेद, जिनमें संकेत या लिखे रहते हैं कि कैसे चलना है करके, कैसे शासन व्यवस्था में आगे बढ़ना है, ये लिखा होता है। और उनके लिए होते हैं खंड, ठीक है, खंड होते हैं। और उसके लिए आता है सब खंड, कानून होते हैं इनके अंदर, ठीक है। देश में कैसे शासन व्यवस्था चलेगी, ये इन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। किससे? उपखंड, सब क्लॉज, क्लॉज, आर्टिकल, चैप्टर, पार्ट, उसके बाद बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसे ही संविधान का निर्वचन बोला जाता है। भारत में अधिकार, राइट्स इन इंडिया। भारत में अधिकार मुख्यतः 4 प्रकार के अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। एक है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मानव अधिकार। अब हम इनकी डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना है कि मौलिक अधिकार कहाँ पाए जाते हैं, संवैधानिक अधिकार कहाँ पाए जाते हैं, सांविधिक अधिकार क्या होते हैं और मानव अधिकार क्या है। तो हम बात करें अगर मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार संविधान में पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं संविधान में। संविधान में मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार हैं। कहाँ हैं मौलिक अधिकार? संविधान में। संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। लेकिन संविधान के कितने भाग में है? कौन से भाग में है? संविधान के हैं भाग नंबर 3 में, पार्ट 3 में है मौलिक अधिकार। और किस आर्टिकल में आते हैं मौलिक अधिकार? अनुच्छेद आते हैं ये 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान में इसके प्रावधानों का उल्लेख है और भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें संवैधानिक अधिकारों की, किसकी? संवैधानिक अधिकारों की। संवैधानिक जो अधिकार हैं ये भी संविधान में हैं। कहाँ हैं ये? संविधान में है।
संविधान में है मौलिक संवैधानिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में अंतर है। क्या अंतर है? मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार आते हैं भाग 12 में। कहाँ आते हैं? भाग 12 में। भाग 12 में संवैधानिक अधिकार आते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक अधिकार लें, अगर हम संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे अब संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद या आर्टिकल 300A में इसके प्रावधान मिलते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया? संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? एक अब संवैधानिक अधिकार हो गया। पहले ये मौलिक अधिकार था, क्योंकि यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत आता था। संपत्ति का अधिकार पहले 31 अधिकार आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था। ठीक है, 31 के अंतर्गत आता था। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? सांविधिक अधिकार की। सांविधिक अधिकार को इसको बोला जाता है, इंग्लिश की अगर बात करें हम, स्टैट्यूटरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी राइट्स भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, देखिए, ये ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान में नहीं पाए जाते, जिनके प्रावधान कहाँ? संविधान में नहीं है, लेकिन इनको निर्माण इनका किया जाता है किसके द्वारा? संसद, पेन चेंज कर लेते हैं, संसद और किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा। संसद के द्वारा या विधायिका जो होती है, विधायिका के द्वारा सांविधिक अधिकार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यह संविधान में इसके प्रावधान नहीं है, लेकिन जब संसद या विधायिका के द्वारा इसका प्रावधान किया जाता है तो एक ये सांविधिक अधिकार हो जाता है। ये पहले से संविधान में नहीं मिलते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो मतदान का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। कौन सा अधिकार? मतदान का अधिकार। ठीक है, और मानव अधिकार क्या होते हैं? मानव अधिकार के बारे में समझ लेते हैं हम। मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानव होने के नाते, मानव होने के नाते व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। उन अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। और मानव अधिकारों के लिए व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, दावा नहीं कर सकता है कि ये अधिकार मुझे मिलने चाहिए करके। जैसे फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों के लिए व्यक्ति दावा कर सकता है, लेकिन मानव अधिकारों के लिए व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। ये इसका अंतर है। इसके अंतर्गत आता है जैसे रोजगार का अधिकार। कौन सा अधिकार? रोजगार। रोजगार का अधिकार इसके अंतर्गत आता है, मानव अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, रोजगार की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्य से दावा नहीं कर सकता है कि मेरा ये अधिकार है। ये 4 प्रकार के अधिकारों का अंतर हमने देखा, और अगली वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।